हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसे चल रहे हैं प्री बोर्ड के एग्जाम सबके? बढ़िया। हम्म। तो आप सबका स्वागत है विजय भव के एक और नए सेशन में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है? कोई डाउट अभी तक जो लास्ट क्लास में क्वेश्चंस करे थे उस पे कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं मैसेज देख करके आप लोग के डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके? जो लोग आज न्यू ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बता दूं, ये 10th क्लास का एक क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें टॉपिक वाइज पर डिस्कशन करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर के आए होते हैं वो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ठीक है? और अभी हम लोग रियल नंबर खत्म कर चुके हैं, पॉलिनोमियल खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग थर्ड टॉपिक कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। थर्ड चैप्टर जो है वो कर रहे हैं। कुछ हम लोग टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे, अब हम लोग क्वेश्चंस करें। कल भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? कोई डाउट अगर आप लोगों को बीच में होता है तो चैट में आप लोग मैसेज कर सकते हो, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके? चलो विजय भव के एक और नए सेशन को स्टार्ट करते हैं। विजय भव। ओके, चलो। आई विल शेयर माय पीपीटी फर्स्ट। कैन यू सी माय पीपीटी? Can you see my PPT and me both? Give me thumbs up if you can see my PPT and me both. चलो, ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट एक नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके? क्वेश्चन क्या है? फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके? तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिलेशन पढ़ा था। लास्ट क्लास में रिलेशन पढ़ा था कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, और अगर वन सोल्यूशन हो क्या कंडीशन होती है, और जीरो सोल्यूशन हो तो क्या कंडीशन होती है। हम लोगों ने कल पढ़ा था, कंडीशन पढ़ी थी उसकी, याद है? चलो देखते हैं किसको किसको याद है। 2x+3y+7 और a-b(x+a+by) इज इक्वल टू 3a+b ये है। पहले a1 क्या है इसमें? a1 क्या है यहाँ पर? a1 इज इक्वल टू 2 है। a2 क्या है? a2 है a-b। ओके? b1 क्या है? 3। b2 क्या है? b2 है a+b। ओके? c1 क्या है? c1 क्या है? 7। और c2 क्या है? अगर आप इस फॉर्म में लिखते हो ax+by+c=0 का क्या लिखते हो, दोनों को उस फॉर्म में लिखोगे तब c1 -7 हो जाएगा और c2 भी माइनस साइन के साथ पूरा होगा फिर। और अगर ax+by=c फॉर्म में लिखते हो तो दोनों पॉजिटिव होंगे, मतलब आइदर दोनों निगेटिव करोगे आइदर दोनों पॉजिटिव करोगे। ठीक है ना? अगर ax+by+c=0 फॉर्म में लिखते हो तो c1 क्या हो जाएगा? इसको इधर लेकर के आएंगे तो -7 हो जाएगा, मतलब c2 का भी कांस्टेंट इधर लेकर के आएंगे लेफ्ट साइड में तो माइनस हो जाएगा। ओके? अगर ax+by=c फॉर्म में लिखते हो तो दोनों को पॉजिटिव ले लोगे। ठीक है? लिख लो -3a प्लस b -2। ठीक है? यहाँ तक किसी को डाउट? अब रेशियो निकाल लेते हैं। अब a1/a2 क्या हो जाएगा? a1/a2 क्या हो जाएगा यहाँ से? 2/a-b। ठीक है? b1/b2 क्या हो जाएगा? 3/a+b। और c1/c2 क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बोलो, c1/c2 क्या हो जाएगा?
-7/-3a+b-2। ठीक है, ये रेशियोज निकालिए। अब क्या कह रहा है इसमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए क्या था, कंडीशन क्या थी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन थी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए। ये फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, इसको मस्ट है याद रखना आपको, ठीक है ना, कि किस कंडीशन में आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, किस कंडीशन में वन सोल्यूशन होगा, और किस कंडीशन में ओवरलैप हो जाएंगे, तो मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब ये ओवरलैप हो गए, और किस कंडीशन में पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी मींस नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसके मैंने उस दिन बताए थे, कंडीशंस बताए थे, इसको याद रखना। अभी इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ओके, चलो, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए हमें क्या करना होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c2। क्यों होगा, रीजन लिख दो, सिंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, pair of linear equations have infinite number of solution। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए यहाँ से a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 कर दिया। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग निकाल लेते हैं a1/a2 क्या है यहाँ पर, 2/a-b, तो 2/a-b, जस्ट 2/a-b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1/b2 क्या है, 3/a+b, 3/a+ इक्वल टू c1/c2 क्या है, 7 अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो 7/3a+b, 7/3a+b-2। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, पहले इन दोनों को ले लें, हम इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ a+b इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a-b। क्लियर यहाँ तक, ओके, वेरी गुड। नाउ 2a+2b इज इक्वल टू 3a-3b। ठीक है, अब 3b को इधर ले आए तो 5b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a को उधर है, 3a-2a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 5b, आपका एक रिलेशन ये बन गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अब इस सारे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, ये 3a+b -2 इज इक्वल टू 7a+b। ठीक है, 3 3 9a प्लस 3b माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट। अब यहाँ से क्या आ रहा है, 7a को इधर ले, बी को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, 9a-7a 2a और प्लस 3b को उधर ले जाए इज इक्वल टू, यहाँ माइनस है ना, -6 है, 9a-6, 3b को उधर ले, 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4b। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2a-6 इज इक्वल टू 4b, या इसको लिख सकते हैं 2a-4b इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट। अब इसमें पुट वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए इज इक्वल टू 5b पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू रख दी 5b -4b इज इक्वल टू 6, तो ये होगा 10b -4b इज इक्वल टू 6, 10b -4b इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1 हो गया। अब b इज इक्वल टू 1 होगा तो इसमें रख देंगे, तो a इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर a इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर।
ए और बी की वैल्यू निकालनी थी आपको। क्लियर? कोई डाउट इसमें? देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या कह रहे थे इसमें। इसमें कह रहे थे, ये देखो ये इक्वेशन दे रखी है, ओके, इक्वेशन दे रखी है, इसमें बोल रहा है इन दोनों इक्वेशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो हैं, बता रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ये बता रहा है आपको ए और बी की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, इसको अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में रखें तो यहाँ से ए वन क्या हो जाएगा 2, इस इक्वेशन से ए टू क्या हो गया ए माइनस बी, ओके, बी वन हो गया 3 और बी टू हो गया ए प्लस बी, ओके, सी वन हो गया 7 और सी टू हो गया 3a प्लस बी माइनस 2a, ठीक है, कितना क्लियर हुआ। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ओके, ये कंडीशन होती है अगर दो लाइंस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मींस क्या होता है, लाइंस एक दूसरे में ओवरलैप कर जाती हैं, ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ से क्या आएगा, ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू सी वन बाई सी टू, इसमें ए वन बाई ए टू की वैल्यू रख दी, बी वन बाई बी टू की वैल्यू रख दी और सी वन बाई सी टू की वैल्यू रख दी, बस फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, ए और बी में एक रिलेशन निकाल लिया यहाँ से, और फिर उसके बाद यहाँ से ए और बी में रिलेशन आ गया, फिर इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, तो एक इक्वेशन बन गई हमारी ए और बी में, इसमें ए की वैल्यू 5 भी पुट कर दिया, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल ली। आप लोग अपना नोटबुक निकालिए और उसमें क्वेश्चन को लगाइए, सिर्फ देखते रहने से नहीं होगा बच्चों, क्वेश्चन लगाओगे तभी होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 years hence, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son, मतलब क्या इसमें एज की कंडीशन बता रहा है अभी। चलो गुड, अभी क्या है, जैकोब है और उसके सन की बात हो रही है, उसमें एज का रिलेशन बता रहा है कि वो इतने साल पहले कितने टाइम्स था, इतने साल पहले कितने इतने साल बाद कितने टाइम्स होगा, ऐसे रिलेशंस बता रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए पहले क्या करते हैं, जस्ट सपोज कर लो कि जैकोब की एज जो है वो एक्स है और दूसरे की जो भी है सन एंड डॉटर जो भी है सन है उसकी एज सपोज कर लो वाई है, सपोज कर लो, पहले लेट अस सपोज, हम लोग को मैथ्स में सबसे पहले मानना बहुत पड़ता है, सपोज करते हैं उसके बाद हम किसी आंसर पे पहुंचते हैं, किसी प्रूफ पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो बहुत चीजें मान के चलनी पड़ती है लाइफ में, ठीक है। लेट अस सपोज, लेट अस सपोज, क्या सपोज कर लेंगे हम, जैकोब, जैकोब एज इज इक्वल टू एक्स सपोज कर लिया, और क्या सपोज कर ले रहे हैं हम लोग, दूसरा क्या है, सन है उसका ना, सन, सन की एज सपोज कर लेते हैं वाई है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्या क्वेश्चन क्या है, 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी मतलब फ्यूचर में जा रहा है 3 times दैट ऑफ हिज सन, तो 5 years, तो पहले 5 years के बाद इसकी एज क्या हो जाएगी एक्स प्लस 5, और 5 years के बाद सन की एज क्या हो जाएगी वाई प्लस 5, पहले तो ये लिख लो, ठीक है। 5 years के बाद जैकोब की एज हो गई एक्स प्लस 5, 5 years के बाद इसकी क्या नाम है, सन की एज हो गई y प्लस 5, अगर 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times, मतलब इसकी जैकोब की एज जो है 3 times हो जाएगी, तो अगर हम सन की एज को 3 times कर दें तो वो इक्वल हो जाएगा, जैकोब की एज जो है वो ये बोल रहा है 5 times हो जाएगी, 3 times 5 years के बाद ये 3 times हो जाएगी, तो अगर मैं इसको 3 times कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये बात क्लियर हो रही है। 5 years के बाद इसकी एज एक्स प्लस 5 हो गई और सन की वाई प्लस 5 हो गई, वो कह रहा है कि 5 years के बाद जो फादर की एज है जैकब की एज है वो 3 times हो जाएगी सन की एज के, तो अगर मैं सन की एज को 3 times कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो वही हम कर दे, सन की एज को हम 3 times कर देते हैं, तो वही कर दे, सन की एज को मैं अगर 3 times कर दूं दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एक तो पहली इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरा क्या कह रहा है इसमें, 5 years एगो, अब एगो की बात हो रही है, पहले पहले की बात हो रही, मतलब x माइनस 5 हो जाएगा और इधर y माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है, x माइनस 5 और y माइनस 5, क्या है 5 years एगो जैकोब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, ये 7 times है तो इसको 7 टाइम कर दें,
दोनों इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये x प्लस 5 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15। अब ये हो जाएगा x माइनस 3y, 5 को उधर ले जाएं, 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा 10। ये फाइनल फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड क्या है, इसको भी अरेंज कर लेते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35। x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 5 को उधर ले जाए तो कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट यहाँ था? x माइनस 7y इक्वल्स टू -30 और x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। ये दो इक्वेशन हमारी बन गई। कोई डाउट अभी तक इसमें? चलो ठीक है। अब इन दो इक्वेशन सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -30। ये सेकेंड इक्वेशन है। क्या करेंगे हम, सिंपल माइनस कर दें, यहाँ लिख दो 1 माइनस 2। माइनस करेंगे साइन चेंज होगा इसका, ये माइनस ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 30 प्लस 10 40। तो यहाँ से क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 10 हो गया। y इज टू 10 मतलब कि सन की जो एज है वो 10 हो गई। अब सन की एज निकाल आई तो किसी भी इक्वेशन में रख के हम जैकब की एज निकाल लेंगे, प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स माइनस 3y इज टू 10 है, इसमें रख दो। एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10 है। एक्स माइनस 3y की वैल्यू कितनी आई थी अभी 10। 10 रख दो इसमें। 10 इज इक्वल्स टू 10। एक्स माइनस 30 इज इक्वल्स टू 10। एक्स इज इक्वल्स टू 40 हो गया। तो मतलब जैकब की एज कितनी आ गई 40 और उसके सन की एज कितनी आ गई 10। ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? डाउट हो तो प्लीज मैसेज करो। ओके चलो, क्या कर रहा है इसमें एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज कर लिया करंट एज जो है वो जैकब की एक्स है और सपोज कर लिया सन की करंट एज वाई है। ठीक है, तो क्या कह रहा है 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बाद जो है वो सन की एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। जैकब 3 टाइम्स हो जाएगा, तो सन की एज का अगर 3 टाइम्स कर दे दोनों इक्वल हो जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ से बन गई। सेकंड क्या किया हमने, 5 ईयर्स बिफोर एगो लिखा, बिफोर क्या था 7 टाइम्स था, जो जैकब था वो 7 टाइम्स था, तो सन की एज को 7 टाइम्स कर देंगे दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, y की वैल्यू निकाल ली, फिर इक्वेशन पुट करके x की वैल्यू निकाल ली। क्लियर? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? क्लियर? चलो नोटबुक निकालो और उसमें इस क्वेश्चन को फटाफट से करो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज टू 0. Determine the coordinate of the vertex of the triangle formed by these lines at the x-axis and shade the triangle. अच्छा, इसमें क्या करना है आपको, पहले दो लाइन दे रखी है। ठीक है, दो लाइन दे रखी है, x माइनस वाई प्लस 1 इज टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज टू 0। इसको आपको पहले ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए क्या क्या बताया था मैंने, एक में पहले x टू 0 पुट करो, y की वैल्यू निकाल लो, फिर y टू 0 पुट करो, x की वैल्यू निकाल लो। वहां से आपको दो पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखो कैसे करना है, पहले फर्स्ट डिविजन लेते हैं। फर्स्ट डिविजन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, पहले हम पुट x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दें। हम x टू 0 पुट करेंगे तो y इज टू क्या हो जाएगा 1। x टू 0 पुट करेंगे तो y इज टू 1 हो गया। मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 और 1। ये पॉइंट जो है पॉइंट 01 विल लाई ऑन x माइनस 1 x माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये वाला आ गया। फिर इसका सेकंड क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब y इज टू 0 पुट करेंगे तो क्या x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। पॉइंट क्या हो जाएगा -1 0 हो जाएगा। ठीक है, दो पॉइंट मिल गए, एक तो -1 0 और दूसरा 0 1। तो इस लाइन को हम ड्रॉ करके देख लेते हैं कैसे ड्रॉ होगी।
ये आपका वाई एक्सिस हुआ और ये आपका एक्स एक्सिस हुआ। ये एक्स हो गया और ये हो गया वाई। ठीक है, अब पॉइंट कहाँ पर होगा? 0 और 1 कहाँ पर होगा? एक्स 0 है, वाई 1 है, तो ये कहाँ पर लाई करेगा? वाई एक्सिस पे कहीं लाई करेगा। वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है ना, इक्वेशन एक्स का इक्वेशन होता है y इज टू 0 और वाई एक्स का इक्वेशन होता है x इज टू 0। ये पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज टू 0। ठीक है, ओके। कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर देना मुझे, ओके। अब मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। हाँ, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन होता है x टू 0। ठीक है, तो पॉइंट कौन से यहाँ पे 0 1 है, मतलब x x जो है वो 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, मींस यहाँ कहीं पॉइंट होगा ये वाला, ये हो जाएगा 0 1, एक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? -1 0, x पे -1 है, मतलब यहाँ कहीं -1 होगा, यहाँ पर कहीं -1 और y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब कि ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी ये। ठीक है, ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी। ठीक, स्केल्स प्रॉपर ड्रॉ करना एग्जाम में, ओके। ये तो क्या फर्स्ट वाले के लिए। अब सेकंड के लिए ऐसे सिमिलरली सेकंड के लिए कर लेंगे। 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल्स टू 0, ये इक्वेशन दे रखा है। अब इसमें क्या करेंगे? पुट x इक्वल्स टू 0 पुट कर दें। जब x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12/2। x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12/2, 6 हो गया, मतलब पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 0 और 6 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार y इक्वल्स टू 0 पुट कर दें। y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा? 4 और 0, ये एक पॉइंट हो जाएगा। 4 0 और 0 6 पॉइंट हो जाएगा। तो 4 0 मतलब कहीं समझ लो यहाँ कहीं 4 0 यहाँ पर कहीं आएगा, ये होगा 4 0 और दूसरा है 0 6 यहाँ तक 1 है तो और ऊपर तक कहीं जाएगा, मतलब काफी ऊंचा यहाँ तक कहीं जाएगा, यहाँ पर कहीं होगा ये 0 6, सपोज कर लो यहाँ पर 0 6 है। ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये। ठीक है, तो ये अगर फर्स्ट है और ये सेकंड है तो यहाँ पर कैसे दिखाएंगे? ये वाली फर्स्ट लाइन है और ये वाली सेकंड लाइन है। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करना, आगे कैसे ड्रॉ करना है? क्या कहता है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, these two equation there is a ग्राफ ड्रॉ कर लिया, वो हो गया हमने। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट और द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। हमें कौन से निकालने हैं कोऑर्डिनेट? ये वाला ट्रायंगल जो बन रहा है दोनों लाइन के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल कहना है। यहाँ से स्टार्ट करें, ये लाइन जो जा रही है, एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स हमें निकालने हैं और इस ट्रायंगल जो ट्रायंगल बन रहा है इसको शेड करना है। शेड तो हम लोग कर ही देंगे, आपको साथ में वर्टेक्स निकालने। तो वर्टेक्स कैसे निकालेंगे? एक तो ये वर्टेक्स आपका हो ही गया -1 0, एक वर्टेक्स हो गया 4 0, बस ये वाला वर्टेक्स आपको निकालना है। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए, इसको नाम दे दूं बी और इसको नाम दे दूं सी। ठीक है, ये नाम है ए, ये बी है और ये सी है। तो हमें ए के तो पता चल गया -1 0 हो गया और बी का 4 0 हो गया। अब हमें सी के निकालने हैं। सी कैसे निकालेंगे? दोनों लाइन 1 और 2 जहां कट कर रही है, दोनों लाइन सी पे कट कर रही है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट है सी, तो इन दोनों लाइन का हम सॉल्व कर लें तो हमें सी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। क्लियर है? दोनों लाइन की इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर लूं तो हमें सी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो चलो हम दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और सी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशंस क्या थी हमारी? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या था? 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, यही था ना? x माइनस वाई प्लस 1 टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज टू 0। ये दो इक्वेशन थी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे?
इसमें मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर सब्ट्रैक्ट कर दूं, 3x माइनस 3x से कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया -3y और -2y और +3 और +12 इज इक्वल टू 0, 3 + 2 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 माइनस विथ माइनस साइन, तो यहाँ से क्या आएगा 5y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब किसी एक में पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ y इन 1 में पुट कर देंगे, अगर 1 है ये वाला और ये 2 है। एग्जाम में प्रॉपर लिखना है कि मल्टीप्लाई बाय 3 इन 1 देन सब्ट्रैक्ट 1 बाय 1 माइनस 2, मतलब 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 से। ओके, तो एग्जाम प्रॉपर लिखना है। ओके, पुट वैल्यू ऑफ y इन 1, y की वैल्यू पुट कर क्या आ जाएगा, ये x माइनस y की वैल्यू हो गई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 को उधर ले गए और 3 माइनस 1 इज टू 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 3। ठीक है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 3 3 2 और ए के आ गए 2 3 और ए के आ गए, ए के कितने थे, ए और बी क्या था यहाँ पर -1 0 और 4 0, -1 0 और बी के हो जाएगा 4 0, तो ये 0 हो जाएंगे, वो ये दोनों क्या हो जाएंगे जो पूछा है हमारा वर्टिस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, वर्टिस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल या वर्टेक्स हो, ये हमें निकालना था। उसके बाद नेक्स्ट क्या करें, शेड करने के लिए, तो बस आप इसको शेड कर दो, शेडिंग में तो आप लोग माहिर हो गए ही होंगे, कलरिंग करनी है इसको कलरिंग कर दो, इसको ये पूरा आपका रीजन कलर कर दो कि ये शेडेड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? क्या किया हमने, पहले एक लाइन दे रखी थी, दूसरी लाइन दे रखी थी, दोनों लाइन ड्रॉ कर ली। पहले ड्रॉ कैसे करा हमने, x टू 0 पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में, देन y टू 0 पुट किया और वहां से हमने पॉइंट्स निकाल लिए, ये पॉइंट निकाल लिया और ये पॉइंट निकाल लिया, 2 पॉइंट मिल गए। तो 2 पॉइंट जब हमारे पास होते हैं तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स मिल गए हमें, एक ये वाला पॉइंट मिल गया और एक ये वाला पॉइंट मिल गया, ये दोनों पॉइंट्स मिल गए, तो यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, फिर सेकंड वाले में भी ऐसे ही किया, x टू 0 पुट किया, एक पॉइंट मिल गया, फिर y टू 0 पुट किया, दूसरा पॉइंट मिल गया। अब ये 2 पॉइंट्स मिल गए, तो इन 2 पॉइंट से फिर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद क्या कह रहा है, जो ये आपका ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी, इसके आपको वर्टिसेस निकालने हैं। वर्टिसेस आपने कहा ए का तो पता ही चल गया -1 0, बी का पता चल गया 4 0 और सी का आप कैसे निकालोगे, दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप निकालोगे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, तो वहां से आपके सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो ये तीनों जो हो गए ट्राइंगल के वर्टिसेस हो गए। फिर इसको कलर करना है, तो कलर में तो आप लोग माहिर हो ही, कलर आप लोग कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? क्लियर, नोटबुक में फटाफट इस क्वेश्चन को भी कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, ये वही सब क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से आप लोगों को करना है। क्वेश्चंस ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कई बाहर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। नेक्स्ट 10th क्या है, two rails are represented by the equation x plus 2y minus 4 equals to 0 and this दो लाइन इक्वेशन से, ट्रेन है, ट्रेन की पटरी कैसे होती है, ऐसे ट्रेन की पटरी होती है ना, कई बार तो होता है ओवरलैप भी होती है, एक ट्रेन की पटरी दूसरी ट्रेन की पटरी ऐसे जा रही होती है ना, कई बार होता है, देखते हो ना, जब स्विच करती है ट्रेन, ऐसे कैसे ट्रेन स्विच करती है एक पटरी दूसरी पटरी पे, कई बार ऐसे भी जा रही होती है, कई बार पैरेलल भी होती है। ठीक है ना, ठीक है, तो इस टाइप की ट्रेन की जो पटरी होती है उसकी इक्वेशंस इन्होंने दे रखी है। ओके, हमें क्या निकालना, क्या है, रिप्रेजेंट दी सिचुएशन जियोमेट्रिकली, मतलब आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो वही जैसे प्रीवियस किया था वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, x प्लस 2y माइनस 4 इज टू 0, फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, फटाफट पुट कर दो, x इज टू 0 0 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा, 2y इज टू 4, तो y इज टू 2 आ गया। पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 और 2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट में कर रही हो, गई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना। ओके,
y टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x टू क्या आ जाएगा 4, तो पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें 4 0। अब फटाफट इसको ड्रॉ कर दो आप, फर्स्ट लाइन को फटाफट ड्रॉ करो। ये हो गया x, ये हो गया आपका y, और क्या है x पॉइंट क्या आया है 0 2, 0 2 करीब कहीं यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा 0 2, और 4 0 करीब समझ लो यहाँ पर कहीं होगा, ये होगा। इन दोनों को ड्रॉ करते हुए एक लाइन ये ऐसे चली जाएगी, मतलब रेल की एक पटरी ये ऐसे जा रही है, ठीक है। इसमें किसी को डाउट इस वाले इक्वेशन में? क्लियर है। अब सिंपली सेकंड वाले में कर लो। सेकंड क्या है 2x प्लस 4y माइनस 12 इजिकल्स टू 0 है। इसे पॉइंट रखो तो कितना आएगा, x टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 4y माइनस 12 इजिकल्स टू 0 हो गया, तो y इजिकल्स टू 12/4, y इजिकल्स टू आ गया 3, तो पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 0 3, ठीक है। एक बार तो x टू 0 पुट किया, अब एक बार y टू 0 पुट कर दे, पुट y इजिकल्स टू 0, y टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इजिकल्स टू 12, तो यहाँ से x इजिकल्स टू 6 आ गया, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 6 0, ठीक है। एक हो गया 6 0 पॉइंट और एक हो गया 0 3, तो 0 3 समझ लो कहीं यहाँ पर कहीं 0 3 होगा, यहाँ पर कोई कहीं पॉइंट देख सोच लो ये 0 3 होगा ये वाला, और कौन सा है दूसरा पॉइंट क्या है 6 0, 6 0 मतलब और इससे और कहीं आगे जाएगा, समझ लो और आगे जाएगा, ये यहाँ कहीं 6 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे ये, तो ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल चलती चली जाएंगी, मतलब ये दोनों दोनों लाइन आपस में पैरेलल चली जाएंगी, ठीक है। अब कई बार होता है ज्योमेट्रिकली आप ड्रॉ कर रहे हो तो आपको क्लियर नहीं होता कि पैरेलल जाएंगे कि नहीं जाएंगी, ठीक है। अगर प्रॉपर स्केल आपने ले ही दिया है, लेकिन जब एग्जाम में आप ड्रॉ करोगे तो प्रॉपर स्केल यहाँ पर लिखोगे, स्केल मस्ट है लिखना। स्केल क्या है आपका, यहाँ कॉर्नर में चाहे इधर चाहे कॉर्नर पे लिख देना, स्केल क्या है आपका, एक्स एक्सिस पे कितना ले रहे हो, वाई एक्सिस पे कितना ले रहे हो, ये आपको पूरा लिखना होगा, ओके। जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट कितना है, 1 सेंटीमीटर है कितना, ये पूरा प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा, मतलब ऐसे ऐसे लिखोगे। एक बॉक्स जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, ग्राफ ग्राफ में एक बॉक्स होता है ना, पूरा बड़ा वाला एक बॉक्स होता है जिसके अंदर 10 छोटे छोटे से होते हैं, ये एक बॉक्स 1 यूनिट है, फिर 2 बॉक्स 2 यूनिट, ऐसे करके पूरा ग्राफ आपको प्लॉट करना पड़ेगा। जो बड़ी मोटी वाली लाइन होती है ना ग्राफ में, देखा हो ग्राफ में आपने, जो ये वाली लाइन होती है ऐसे करके, एक बड़ी बॉक्स एक बड़ा बॉक्स होता है ऐसे करके, तो इसको आप 1 यूनिट ले रहे हो, तो 2 यूनिट ले रहे हो, उसको 3 यूनिट ले रहे हो, तो ये आपको लिखना पड़ेगा 1 बिग बॉक्स या 1 बॉक्स इजिकल्स टू ये 1 यूनिट है, ठीक है। मतलब ये वाला जो आपका ये है इतना, ये 1 यूनिट है ये वाला, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा स्केल में। चलो ये तो हुआ, मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया। इसके बाद अभी तो मुझे पैरेलल दिख रहा है, लेकिन अगर कई बार होता है कि आपको ग्राफ से पता नहीं चलेगी पैरेलल है कि नहीं है, तो क्या करना है आपको, जो कंडीशन बताई थी a1/a2 b1/b2 और c1/c2 में, उसे चेक कर लेंगे कंडीशन क्या थी पैरेलल के लिए, कंडीशन क्या थी पहले आप चेक कर लो आता क्या है, a1/a2 निकालो, b1/b2 निकालो और c1/c2 निकालो। पहले इसको निकालो क्या क्या आएगा, a1/a2 क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 हो गया a1/2, b1/b2 क्या हो जाएगा, b1 है 2 और 4, 2/4, 2/4 का मतलब फिर ये 1/2 हो गया, और c1/c2 क्या आ जाएगा, c1 कितना है 4 और 12, तो 4/12 1/3, ठीक है। a1/2 1/2 आया, b1/b2 1/2 आया और c1/c2 1/3 आया, मतलब क्या कंक्लूजन निकला, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसकी कंडीशन थी बताओ, इस कंडीशन पे क्या होता है फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो क्या होता है, लाइंस क्या होती हैं, तब लाइंस होती हैं पैरेलल, ठीक है ना। हेंस लाइंस या क्या लिखा था रेल्स, हेंस बोथ रेल
both rail will be parallel. ठीक है, ओके, दोनों लाइन जो होंगी या दोनों रेल होंगी वो पैरेलल होंगी। ठीक है, कोई डाउट इसमें? क्लियर? हम कंडीशन से भी चेक कर सकते हैं और दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन निकाल करके ज्योमेट्रिकली आप रिप्रेजेंट करके भी देख सकते हो। दो लाइन का इंटरसेक्शन नहीं, सॉरी, मतलब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से कहाँ पर कट कर रही हैं वो निकाल करके भी आप ज्योमेट्रिकली देख सकते हो। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट नोटबुक में कर दो इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड आपको फर्स्ट वाले उस दिन बताया। सब्स्टिट्यूट मेथड क्या होता है बताओ? ओके, क्लियर। कोई डाउट हो तो पूछना बेटा, मैसेज कर देना। ओके, चलो। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या होता है? मतलब एक से दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना होता है। चलो करते हैं, क्या करेंगे इसमें। फर्स्ट इक्वेशन 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 और सेकंड ये दे रखी है फर्स्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सेकंड वाले से? इसको अगर मान लो 1 है, इसको मान लो 2 है। ठीक है, तो फ्रॉम 2 सेकंड से क्या हो जाएगा? यहाँ से x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2y। इसको पुट कर दो 1 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 वाले में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 7। x की वैल्यू क्या है? 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2 ये है। क्लियर? कितना आ जाएगा? 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। क्लियर? कितना हो जाएगा? 21 माइनस 14 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 29। 29y इज इक्वल टू 2। ठीक है, फटाफट यहाँ से y किलो निकालो, कितना हो जाएगा? 29y इज इक्वल टू 21 माइनस 2 19। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 19/29। y की वैल्यू आ गई 19/29। ठीक है, किसी को डाउट y की वैल्यू में? किसी को डाउट कैसे निकाला? बस क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से x इज इक्वल टू निकालो चाहे y इज निकालो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सेकेंड वाले से आप मैंने x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y लिख लिया। ओके, x इज 3 माइनस 2y करके फिर फर्स्ट वाले में वैल्यू रख दी और वहां से फिर मैंने निकाल लिया y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर इसमें, यहाँ से x निकल जाएगा। x इज टू क्या हो जाएगा? x इज टू 3 माइनस 2, y की वैल्यू क्या है? 19/29। कितना आ जाएगा ये? 3 माइनस 38। 38/29। तो सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 29 इंटू 3 कितना आ जाएगा? सॉरी, 2 3 दूनी के 6, 87। 87 माइनस 38/29। ठीक है, कितना आएगा? 87 माइनस 38 कितना हो जाएगा? 17 9 49। 49/29 ये हो गया x की वैल्यू। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? तो बस ये सॉल्व कर रहा था, सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व कर लिया। सब्स्टिट्यूट मेथड में क्या होता है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। जो दो इक्वेशन दे रखी होंगी, ठीक है, आपको दो इक्वेशन दे रखी है। इन दो इक्वेशन में क्या किया आपने? पहले सेकंड वाले से एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इसको पुट कर देंगे फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में पुट किए, यहाँ से पुट करने के बाद वाई की वैल्यू आपने निकाल ली। फिर वाई की वैल्यू निकाल ली तो वाई की वैल्यू आप इसमें रख दो। इसमें रखने से यहाँ से फिर आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स टू इतना आ गया, वाई टू इतना आ गया। यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। ठीक है, कोई डाउट? नोटबुक में फटाफट नोट डाउन करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिक करती हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन। इनकम की बात हो रही, कितना कमा रहे हो?
कितना कमा रहे हो आप लोग भाई? कितना कमा रहे हो उसकी बात हो रही है इसमें। अभी तो कुछ नहीं कमा रहे फिलहाल, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं नहीं। जब जॉब लगेगी तब कमाएंगे अच्छा खासा। अच्छा चल। The ratio of income of two person is 9:7 and the ratio of expenditure is 4:3. If each of them save rupees 2000 per month, find their monthly income. क्या करना है इसमें? मंथली इनकम निकालनी है। दो लोगों की बात हो रही है इसमें, ठीक है। दो लोगों की आपकी मंथली इनकम का रेशो दे रखा है और उनके एक्सपेंडिचर कितने खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है उसका रेशो दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद कितना वो लोग सेव कर रहे हैं ये भी साथ में दे रखा है। आपको निकालना है उनकी मंथली इनकम निकालना है, ठीक है। तो फटाफट करते हैं, कैसे करेंगे इसमें। सपोज कर ले, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में मोस्टली हर क्वेश्चन हम लोग को सपोज करना ही होता है। 99% होता है लीनियर पेयर इक्वेशन में हम लोग को सपोज करना ही होता है, पहला सेंटेंस यही रहता है मोस्टली क्वेश्चन में। मैं सब क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में मोस्टली क्वेश्चंस में हमें पहले सपोज ही करना होता है, सब कुछ मान करके ही चलते हैं, ठीक है। चल चलते हैं, लेट अस सपोज। क्या सपोज कर लेंगे? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन इनकम कितना? 9:7 दे रखा है ना, तो उसका इनकम मान लो 9x है, ओके। तो लेट अस सपोज सेकेंड, के बाद सेकेंड का लिख लो, सेकेंड पर्सन इनकम कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप मान लो, लेट अस सपोज फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है? 4:3 दे रखा, मतलब 4y आपका ये है, ठीक है। तो लेट अस सपोज सेकेंड, सेकेंड पर्सन एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? 3y। क्लियर? फर्स्ट वाले का एक्सपेंडिचर 4y, तो सेकेंड वाले का 3y। अब क्या कह रहा है? सेव कर लेते हैं दोनों, 2000 रुपीज दोनों सेव कर लेते हैं। मतलब क्या, अगर मैं फर्स्ट पर्सन के लिए लिखूं इक्वेशन तो कैसे लिखूंगी? फॉर फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के लिए क्या लिखा जाएगा? सेविंग क्या होती है? जितना आपके पास आ रहा है और कितना आप खर्चा कर रहे हो, इन दोनों को माइनस कर दो, तो जितना आपके पास बचेगा वो सेविंग ही तो हुआ ना। कितना आपके पास आ रहा है, कितना आप खर्चा कर रहे हो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आपके पास बच रहा है ये पता चल जाएगा ना, कितना आपके पास सेविंग हो रहा है। तो वही चीज करते हैं। फर्स्ट पर्सन के लिए इनकम कितनी है? 9x है, तो 9x लिखा, माइनस फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर कितना है? 4y है, तो 9x माइनस 4y। कितना सेव कर रहा है वो? 2000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2000 वो सेव कर ले रहा है, तो ये एक इक्वेशन बन गई। सिमिलरली सेकंड की इक्वेशन लिख के दिखाओ फटाफट, चैट बॉक्स में लिख के बताओ सेकंड की इक्वेशन क्या होगी। सेकंड पर्सन के लिए क्या होगा इक्वेशन? फटाफट बताओ। सेकंड पर्सन के लिए इक्वेशन होगा, कितनी हमारी इनकम कितनी हो रही? 7 हो रही, 7x माइनस सेकंड के लिए एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? 3y इज कितना है? 2000 है, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। बस अब दोनों इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो और वहां से फिर आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। फटाफट सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दें 3 से और इसे मल्टीप्लाई कर दें 4 से, क्यों मल्टीप्लाई कर 3 और 4 से? क्योंकि वाई टर्म में देखो 12 आ जाएगा, इसे वाई टर्म में 12 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हट जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। कितना बचा? ये तो पहले काट काट दो, तो हट ही गया। 4 3 12 माइनस 12y और 4 3 12 प्लस 12y, माइनस 12y प्लस 12y कैंसिल आउट हो गया। बचा कितना यहाँ पे? 63, 63x माइनस 28x, ठीक है। ओ सॉरी 27, जस्ट अ मिनट, हम्म, पेन 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 कहाँ गायब हो गया? पेन गिरा। 9 3 27 होता है, 7 सोच रही थी मैं। 27 माइनस 4 7 28 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर?
6000 माइनस 8, ठीक है, 6000 माइनस 8000, क्लियर यहाँ तक। अब 27 माइनस 28 कितना हो गया, माइनस एक्स हो गया, ये माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 2000। तो यहाँ से x कितना आ गया, 2000, x की वैल्यू आ गई 2000, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है इसमें, देयर मंथली इनकम। तो फर्स्ट वाले की मंथली इनकम क्या है, 9x है, और सेकंड वाले की मंथली इनकम क्या है, 7x है। तो फर्स्ट वाले के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर दें x में, और सेकंड वाले के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा। तो इसमें बस आंसर ऐसे लिख दोगे, फर्स्ट पर्सन मंथली इनकम, मंथली इनकम कितना हो जाएगा इसका, फर्स्ट पर्सन का मंथली इनकम कितना हो जाएगा, फर्स्ट का कितना था 9x, तो 9 इंटू 2000, 9 इंटू 2000 कितना हो जाएगा 18,000। ऐसे ही सेकंड का निकाल लो, सेकंड पर्सन मंथली इनकम कितना हो जाएगा, सेकंड वाले का कितना था, ये 7 था, तो 7 इंटू 2000 कितना हो जाएगा, ये 14,000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपको निकालना था। क्लियर, कोई डाउट इसमें, क्या करना है इसमें एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज जरा ध्यान से देख लो। ये ना एग्जाम में क्वेश्चन है तो को, अरे ये क्वेश्चन तो देखा हुआ था मैंने क्लास में, बट मैं नहीं कर पा रहा, दिमाग में नहीं आ रहा। जब तक अपने हाथ से नहीं लगाओगे, नहीं करोगे, एग्जाम में नहीं याद आएगा। मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। तो क्या किया हमने, सपोज करिए फर्स्ट पर्सन का इनकम जो है 9x हो गया, तो सेकंड पर्सन का इनकम क्या हो जाएगा, वो 7x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेशियो 9:7 दे रखा था, ठीक है। फिर सपोज करिए फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर 4y है, क्यों माना इसे, 4:3 रेशियो दे रखा था इसलिए। तो 4y एक्सपेंडिचर मान लिया फर्स्ट का, सेकंड का एक्सपेंडिचर मान लिया ये 3y है, ठीक है। अब हमारा सेविंग क्या होता है, जितना हमारे पास आ रहा है, जितना हम खर्चा करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी सेविंग्स आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसी सेविंग निकाली जाती है ना, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, इन दोनों को हटा दें, हमारे पास कितनी सेव हो रही, कितना सेविंग हो रहा है, ये पता चल जाएगा। तो वही किया मैंने, 9x हमारा इनकम था, इसको में से क्या हटाया, जो हमारा एक्सपेंडिचर था 4y था फर्स्ट पर्सन के लिए, 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000 हमारा सेविंग ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड में क्या किया, 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000, ठीक है। अब क्या किया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने y का टर्म पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो बस वही किया मैंने, 3 इंटू 9x 27x हो गया, और 4 इंटू 7 हो गया 28, और यहाँ से हो गया 6000 और 8000, यहाँ से माइनस एक्स टू माइनस 2000 आ गया, एक्स टू 2000 आ गया, एक्स की वैल्यू निकल आई। अब इनकम निकाल लेंगे, इनकम क्या है 9x और 7x है, तो बस यहाँ से 9 इंटू इधर x कर दिया और 7 इंटू एक्स कर दिया, तो यहाँ से वैल्यूज आ गई इनकम, ठीक है। क्लियर, फटाफट नोटबुक निकालो और अपने कॉपी में करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फिर। कोई डाउट अभी तक आप लोगों को, डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अच्छा, ये क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है लास्ट ये में, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया हुआ है। उसको मैं इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करती हूँ कैसे करना है, मे बी आ सकता है, तो इसको आप जरा ध्यान से देख लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कैसे हम वैल्यूज निकालते हैं। तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, वो तो हम लोगों ने किया ही हुआ है, फटाफट पहले इसको कर लेते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले पे आते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करना है, इसको मान लो सपोज कर लो 1 है, ये सपोज कर लो 2 है, ठीक है। अब फर्स्ट से क्या हो जाएगा,
1 से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5y डिवाइड बाई 8। ये x की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट से। x इज टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5y डिवाइड बाई 8। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूट मेथड में सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू। अब सेकेंड वाले में इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन 2, सेकेंड वाले में रख दो। सेकेंड वाले में क्या है, 3, x की वैल्यू क्या है, 9 माइनस 5y बाई 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये है आपका। सॉल्व कर लो इसको। 27 माइनस 15y डिवाइड बाई 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये है। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 27 माइनस 15y प्लस कितना हो जाएगा, 8 टू 16, 16y इज इक्वल टू 32। कितना आ जाएगा, 27 माइनस माइनस 15 प्लस 16, तो प्लस y हो जाएगा, y इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 32 माइनस 27, 32 माइनस 27 हो जाएगा 5। तो y की वैल्यू आ गई 5। तो ये तो हो गया। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली। अब इसमें आप इसमें पुट कर दो, इस वाले में, इस वाले पुट करके x वैल्यू निकालोगे ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस 5, y की वैल्यू कितनी है, 5 है, डिवाइड बाई 8। कितना आ जाएगा ये, x इज इक्वल टू 9 माइनस 25 बाई 8। तो 9 माइनस 25 कितना हो जाएगा, ये 16 माइनस 16 बाई 8। x इज इक्वल टू कितना आ गया, -2। x इज टू -2 और y इज टू 5 आ गया। ये कैसे किसे सॉल्व किया आपने, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये तो हम लोग पहले कर भी चुके हैं, बहुत इजी है, ठीक है। तो इसको पहले यहाँ पे लिख देना चाहिए, फ्रॉम, ये भाई लिख देना स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप ये कर रहे हो पहले। ये तो क्लियर है। पहले x इक्वल टू निकाल लिया, फिर x की वैल्यू आपने किसी इक्वेशन में रख दी, सेकंड वाले इक्वेशन में रख दी, और वहां से y निकाल लिया, फिर y की वैल्यू इसमें रख दी यहाँ पर, और यहाँ से आपने x निकाल लिया, ठीक है। ये तो क्लियर है सब्स्टिट्यूट मेथड से करना। अब हम लोग आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये कौन सा नया मेथड है, इसको सीखते हैं। कभी कभी आ भी जाता है, वैसे आपके एनसीईआरटी के बुक में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन अब बोर्ड का भरोसा नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई, नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रॉस, कुछ क्रॉस करना है। क्या क्रॉस करना है, देखो, जैसे अभी पहले एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ये है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों इन जनरल इक्वेशन दे रखी है, तो क्या करना होता है इसमें कैसे करते हैं, पहले x लिख लो, यहाँ y लिख लो, और यहाँ कांस्टेंट के रूप में 1 लिख लो, ठीक है। इन तीनों के नीचे एक एक लाइन खींच दो। अब इनके नीचे क्या लिखना है वो देखो। जब x के नीचे लिखना है तो देखो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे करना है। ये ना, अब मैं x के नीचे लिखना है तो इसको हाइड कर लो, इसको अपने फिंगर से ऐसे करके हाइड कर लो, ऐसे करके। तो क्या बचा हमारा, b1c2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b1c2, ठीक है, माइनस c1b2, ठीक है। क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये हो गया x के नीचे क्या लिखना है। फिर y के नीचे क्या लिखना है, तो y को हाइड कर दो। y को हाइड करेंगे, उसके बाद क्या आ रहा है, c1, तो c1a2 माइनस a1c2, ठीक है। फिर अब कांस्टेंट वाले नीचे क्या लिखना है, तो c वाले को हाइड कर लो, क्या होगा, a1b2 माइनस b1a2, ठीक है। समझ में आ गया क्या लिखना है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्या करते हैं, हमें x के नीचे क्या है ये लिखना है, ओके।
एक्स के नीचे लिखने के लिए एक्स को पहले हाइड करो, अपनी फिंगर से ऐसे रख के उसके ऊपर ऐसे हाइड कर लेना। तो क्या बचा हमारा, ये दोनों बचे हैं, इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, b1 इंटू सी टू माइनस बी टू इंटू सी वन, ये फिर y के जगह y को हाइड कर लिया, y को हाइड करने, फिर उसके बाद आगे चलते, पीछे नहीं जाते, पहले आगे चलते हैं। आगे मतलब c1 पे आए, c1 a2 माइनस a1 c2, ठीक है। फिर c वाले को हाइड कर लिया, यहां से क्या आएगा, a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है। क्लियर होगा, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं एक्स वाई और कांस्टेंट के नीचे। तो हम लोग यहाँ पहले हम लिख लेते, क्या होगा यहाँ पर, एक्स नीचे क्या होगा, b1 C2 अगर ये किसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आया है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे लिख रहे हैं। B1 C2 माइनस C1 B2, ये आप लोग एनसीईआरटी की बुक में नहीं, बट जब हम लोग ने यूपी बोर्ड में पढ़ा था इसको, तब हम लोग ने ये पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बट आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया हुआ है, बट आपके बोर्ड के एग्जाम में से क्वेश्चन आया हुआ है। तो मीन्स आपको ये चीज समझनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ने 10th में ही पढ़ा था, यूपी बोर्ड में जब पढ़ा था, तो इसको हम लोगों ने इसको पढ़ा था उस समय, ठीक है। एक्स के नीचे क्या लिखेंगे, b1 c2 माइनस c1 b2, ओके। y के नीचे क्या लिखेंगे, y के बाद नेक्स्ट आगे आ रहे हैं, तो c1 a2 माइनस a1 c2 a1 c2, ठीक है। और z के नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पर, मतलब कॉन्स्टेंट के नीचे क्या लिखेंगे, a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है। ये क्लियर, किसी को डाउट इसमें, इसके बाद में इक्वल साइन लगा देना। एक्स और वाई और जेड की, एक्स वाई और कॉन्स्टेंट कैसे लिखेंगे, क्लियर हो रहा है, किसी को डाउट इसमें तो प्लीज मैसेज करो, मैं बताऊंगी फिर से, ठीक है। क्लियर, चलो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। अब हमारे दिए गए इक्वेशंस में क्या क्या है देख लो बड़ा, a1 क्या दे रखा है 8, b1 दे रखा है 5 और c1 दे रखा है -9 और a2 दे रखा है 3, b2 दे रखा है 2 और c2 दे रखा है -4, ठीक है। अब यहां से आप निकालो ऊपर, कैसे हो लिखेंगे, क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाय b1 c2, b1 कितना है 5, c2 है -4, तो 5 इंटू -4, ठीक है, माइनस c1 b2, c1 कितना है -9 और b2 कितना है 2, ओके, इज इक्वल्स टू y डिवाइड बाय c1 a2, c1 क्या है -9, a2 है 3 माइनस a1 कितना है 8, c2 कितना है -4, इज इक्वल्स टू 1 बाय a1 b2, a1 कितना है 8, b2 कितना है 2 माइनस b1 a2, b1 कितना है 5 और a2 है 3, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, किसी को डाउट इसमें, क्लियर हो गया कैसे हम x के नीचे डिनोमिनेटर में कैसे लिखेंगे, इट इज क्लियर हो गई। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल है, आपको इसको समझना होगा, ठीक है। x डिवाइड बाय -20 और कितना आ जाएगा ये, नोट 9 टू 18 माइनस प्लस प्लस 18 इज इक्वल्स टू y बाय -27 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 1 बाय 16 माइनस 15, कितना आ जाएगा ये, x डिवाइड बाय -20 प्लस 80, कितना हो जाएगा ये, -2 इज इक्वल्स टू y डिवाइड बाय 27, 32 माइनस 27 5 हो गया और 1 बाय 16 माइनस 51 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको और इसको अगर ले लें तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -2 और इसको ले लें तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू -2 y इक्वल्स टू 5। देखो जो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट मेथड से निकाला था उससे भी सेम आ रहा था और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाला है इससे भी सेम आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज कर दो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सिंपल सा है, क्या करना है, पहले x को हाइड कर लो, इसको मल्टीप्लाई b1 मल्टीप्लाई, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर ही देती हूँ, देखो
इसको हाइड किया, पहले एक्स का डिनोमिनेटर लिखना, एक्स को हाइड कर लिया, तो B1C2 माइनस C1B2। ओके, फिर y के नीचे निकला है तो y को हाइड कर लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ से A1C2 माइनस C1A2। ठीक है, क्लियर। सॉरी, y को हाइड किया, आगे जाएंगे पीछे नहीं जाएंगे, C1A2, ये C1A2, ये कभी उल्टा मत कर देना कि y को हाइड करने के बाद ये A1C2 मत कर देना, आगे की तरफ जाना है, हमेशा आगे जाना है, आगे जाना है, पीछे की तरफ से फिर नहीं स्टार्ट करेंगे वरना माइनस में आंसर आता है, गड़बड़ हो जाएगा। जब y को हाइड किया तो C1A2 करेंगे, C1A2 माइनस A1C2। अगर आप A1C2 माइनस A2C1 कर दोगे तो आंसर माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, जब y को आप हाइड कर रहे हो आगे जाना है, आगे से स्टार्ट करना है, उसके आगे मतलब क्या है C1, तो C1A2 माइनस A1C2 करेंगे, ठीक है, क्योंकि C को हाइड करेंगे तो A1B2 माइनस B1A2। ठीक है, बस यहाँ से A1 B1 C1 की वैल्यूज रख करके फिर हम आंसर निकाल लेंगे। क्लियर, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, solve the following pair of equations by reducing them to a pair of linear equation। एक और नया क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो क्या करना है, रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना है किसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। मतलब इसमें आप देखो कुछ नया दिख रहा होगा, 6x प्लस 3y, अभी तक हमें क्या दिखता था, कांस्टेंट दिखता था, बट अभी क्या दिख रहा है, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy दिख रहा है, हमें कांस्टेंट नहीं दिख रहा है। ये देखो कुछ नया टर्म सा दिख रहा है, नया चीज दिख रहा है, 6xy, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5xy, ये कुछ नई चीज दिख रही है ना इसमें। यहाँ पर ये 6xy दिख रहा है, यहाँ पर 5xy दिख रहा है। अभी तक जो भी हम इक्वेशंस पढ़ते थे उसमें नेक्स्ट साइड में क्या होता था, कुछ कांस्टेंट होता था, ठीक है। तो हम आपस में या तो सब्स्टिट्यूट मेथड से या एलिमिनेट मेथड से, या फिर अब तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी सीख लिया है, इन तीनों में से किसी मेथड से हम सॉल्व कर लेते थे। बट इसमें अब नई चीज आ गई है, XY आ गया है। तो अब XY आ गया तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, देखो, इसीलिए इसमें क्वेश्चन में दिया रिड्यूस देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब हम पहले इसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कर ले। तो क्या करेंगे, हम पहले फर्स्ट एक को फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। तो अगर राइट साइड में हमें कांस्टेंट चाहिए, ठीक है, राइट साइड में कांस्टेंट चाहिए, तो अगर हम एक्स वाई से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दे तो राइट साइड में कांस्टेंट आ जाएगा। हमारी रिक्वायरमेंट तो यही ना, राइट साइड पे कांस्टेंट आता है तभी हम लीनियर पे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, यही हमारी है ना। राइट साइड पे जो कांस्टेंट रहता है तभी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम राइट साइड पे कांस्टेंट करने के लिए क्या करें, अगर दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में x इंटू वाई से डिवाइड कर दें तो हमारा राइट साइड में कांस्टेंट आ जाएगा। चलो वही करते हैं, डिवाइड बाय x इंटू वाई इन बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में, बोथ इक्वेशंस में हम x इंटू वाई से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पहले वाले में क्या आ जाएगा, 6x डिवाइड बाय x इंटू वाई प्लस 3y डिवाइड बाय x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। पहला इक्वेशन ये हो जाएगा, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, 2x डिवाइड बाय x इंटू वाई प्लस 4y डिवाइड बाय x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 5 आ गया, बस x से कट जाएगा। अब अगर हम कट करें x कट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कटेगा, y क्या आ जाएगा, 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 6 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, ये 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलो, मैसेज करो मुझे, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी की बुक में तो बहुत कम सिलेबस दे रखा है, बहुत कम क्वेश्चंस, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। आप जब लास्ट ईयर के पेपर्स उठा के देखोगे तो उसमें क्वेश्चंस बहुत वाइड आए हैं, मतलब जो हमारे आपके एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट दिए भी नहीं हुए हैं उस बेसिस पे भी क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर के आए हुए हैं। इसलिए आपको सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना बोर्ड एग्जाम में आप जाओगे तो आप देखोगे या रिजल्ट नए नए क्वेश्चंस लगेंगे। आप सिर्फ एनसीईआरटी की बुक अगर सिर्फ पढ़ के जाओगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन सारे नए नए हैं, ठीक है ना, जबकि सब क्वेश्चन अदर बोर्ड्स में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं से क्वेश्चन यहाँ आपके सीबीएसई में क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, अब यहाँ से हमारा एक ही क्वेश्चन बन गई और एक ही क्वेश्चन बन गई। अब हम क्या कर देगा, हम एक नया वेरिएबल ले लें, पुट 1/y इज इक्वल टू v
और 1/x इज इक्वल टू यू, ये हम पुट कर दें इन, इसका अगर 1, ये 1 ही चल रहा है ना, ये 1 है, ये 2 है ना, या 3 4 ले लो, ये नया क्वेश्चन बना लिया ना हमने, तो 3 कर दो, इसको 4 कर दो। पुट 1/y इज इक्वल टू v, 1/x इज टू u इन 3 एंड 4। ओके, ये 4 हो गया, ये वाला 4 है और ये वाला 3 है। ठीक है, क्लियर? चलो, अब हम क्या पुट पुट करके देखें तो क्या आ जाएगा, 3 में 1/x को u पुट करना है और 1/y को v पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6v प्लस 1/x को u पुट किया तो 3u इज इक्वल टू 6 हो गया ये। और दूसरा क्या बनेगा, 2 1/y को क्या पुट कर रहे हैं v, 2v प्लस 4 1/x को क्या है u पुट कर रहे हैं इज इक्वल टू 5। किसी को डाउट इसमें, ये दो इक्वेशन जो न्यू इक्वेशन बन गई हमारी कैसे बनी, किसी को डाउट इसमें? 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 6 और 4u प्लस 2v इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब तो सिंपल आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब तो सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग ना, तो सिंपली सॉल्व कर ले, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इसको आप चाहे दे दो नंबर 3 4 था, इसको नंबर दे दो 5, ये 5 हो गई और ये 6 हो गई। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। इसमें अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 मल्टीप्लाई 4, और क्या करेंगे माइनस करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। फिफ्थ इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, मतलब यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये थर्ड सिक्स वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, और फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, माइनस ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचा ये 24v माइनस 6v। ठीक है, इज इक्वल्स टू 24 माइनस 15। ठीक है, 24 माइनस 6 कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 18v इज इक्वल 24 माइनस 15 कितना आ जाएगा 9, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। v की वैल्यू आ गई 1/2 आपकी। ठीक है, अब v की वैल्यू आ गई तो किसी इक्वेशन में रख करके आप u की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में अगर रख दें, पुट वैल्यू ऑफ v इन, कौन सा नंबर था इक्वेशन का ये, वैल्यू ऑफ v इन फिफ्थ फिफ्थ में v की वैल्यू रख दें, कितना आ जाएगा, क्या था इक्वेशन ये 6v प्लस 3u, 6v प्लस 3u इज इक्वल टू कितना था 6। ठीक है, अब रख दो v की वैल्यू 6, v की वैल्यू कितना आपने निकाला है अभी 1/2 प्लस 3u इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से आ जाएगा 3u इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो u इज इक्वल टू आ गया 1, u आ गया 1 और v आ गया आपका कितना 1/2। अब हमारा देखो v की क्या था 1/y था, v इज इक्वल टू 1/y था ना, तो v इज इक्वल टू 1/y था, v की वैल्यू हमने क्या निकाली है अभी 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/y, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, y इक्वल टू 2 आ गया, और क्या था u इज इक्वल टू क्या था 1/x था, तो u की वैल्यू क्या निकाली है 1 इज इक्वल टू 1/x, तो x की वैल्यू मीन्स आ गई 1, मतलब y की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, कोई डाउट इसमें? देखो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये क्वेश्चन नया है, इंपॉर्टेंट है, आपके सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, इसको जरा अच्छे से समझ लेना आप लोग। ठीक है, क्या कह रहे हैं, बस सीबीएसई बोर्ड में तो है, मतलब क्वेश्चन एग्जाम पिछले पिछले साल का ही आया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में आपके ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं। ठीक है, तो इसको आपको प्रॉपर अच्छे से ध्यान में रखना होगा कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करके इसको सॉल्व करना है। तो एक इक्वेशन ये दे रखी थी, एक इक्वेशन ये दे रखी थी, इसमें हमने क्या देखा, राइट साइड पे एक्स वाई है, देखो ये एक्स वाई है, ये एक नए टर्म्स दिख रहे हैं ना यहाँ पर, हम अभी तक सॉल्व करते थे उसमें क्या आता था कांस्टेंट होता था इस साइड पे,
ठीक है, बट इधर क्या है इस बार एक्स वाई और एक्स वाई है। क्या करेंगे, दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे, एक्स वाई से डिवाइड किया, ठीक है, दो तरफ एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आ गया हमारा। हमें यही चाहिए था कि इस साइड पे कांस्टेंट आ जाए। ऐसे ही दूसरे वाले में भी एक्स वाई से डिवाइड किया तो राइट साइड पे कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ से क्या आया, 6/y प्लस 3/x इक्वल्स टू 6 हो गया, और यहाँ से 2/y प्लस 4/x इक्वल्स टू 5 हो गया। ये दो इक्वेशन निकल आई। अब देखिए जो हम सॉल्व करते थे उसमें x यहाँ कहीं आता था, y यहाँ कहीं आता, निगेटिव पावर तो होती नहीं थी। लीनियर इक्वेशन में नेगेटिव पावर तो होती थी, हम सॉल्व करते थे। तो क्या करें, इसको 1/y को हम सपोज कर ले v है। जब 1/y को v सपोज कर दिया और 1/x को u सपोज कर लिया, तो 1/y को v और 1/x को v सपोज करके रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6v, 1/y को v पुट कर दिया तो 6v प्लस 3u इजिकल टू 6 आ गया, और यहाँ से 2v प्लस 4u इजिकल टू 5 हो गया। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस बन गई। अभी तो प्रॉपर एक लीनियर इक्वेशन ऐसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही बन गया। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से v की वैल्यू मैंने निकाल ली 1/2। अब v आ गया 1/2, तो किसी एक इक्वेशन में इसमें रख करके यहाँ से हम u की वैल्यू निकाल लें। तो इसमें हमने रख दिया यहाँ से, तो यहाँ से हमने u की वैल्यू निकाल ली। अब u की वैल्यू आ गई तो v इक्वल्स टू क्या है, 1/y हमने सपोज किया था। ठीक है, तो v की वैल्यू रख के यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली, और u इक्वल्स टू 1/x है तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, तो ये x और y की वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट, ये नया क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, चलो बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। कल फिर हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस करना है। जितने क्वेश्चंस आज कराए हैं इसको आप नोटबुक में अपना प्रॉपरली लिख लेना। ठीक है, प्रॉपर सॉल्व करना, सोने से पहले एक बार सब कुछ देखना है आप लोग को। ठीक है, कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में मैसेज करो मुझे। कोई डाउट, क्लियर है सब? भूख लग रही है? हाँ, डिनर नहीं हुआ क्या? हाँ, डिनर नहीं हुआ, बोलो डिनर नहीं हुआ क्या किसी का? कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। चलो ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के काफी क्वेश्चंस हमने कर लिए, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। कल लास्ट डे होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, उसके बाद परसों से फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग भी अपनी तरफ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहो। कुछ नए क्वेश्चंस मिलते हैं तो मुझे मैसेज करो, मुझसे पूछो, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रखना है, सारे डाउट क्लियर करने हैं। ठीक है, बट लेकिन बिना प्रेशर लिए हुए, बोर्ड एग्जाम के लिए कोई प्रेशर नहीं लेना है। एग्जाम में जाना है, कूल माइंड से जाना है। बस ये सोचना है कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक है, ठीक है, अगर आप नर्वस होते रहोगे तो जो आते हुए क्वेश्चन हैं वो भी एग्जाम में गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर पहले जब भी आपको एग्जाम का पेपर मिलता है, जो जो क्वेश्चन एक बार आते होते हैं, सबसे पहले उसको साफ 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 अच्छा अच्छा कर लो। जब शुरू की कॉपी एग्जामिनर देखता है ना, यहाँ सारे क्वेश्चन साफ साफ अच्छे अच्छे किए हुए हैं, तो उसी से थोड़ा सा इंप्रेस रहता है कि बच्चे को नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन आपके होते हैं कि नहीं आ रहे हैं, कुछ गलत भी हो गया है या कुछ कटम पिटम भी हो गया है, तो वो सोचता है चलो इसने स्टार्टिंग से अच्छे से किया है, उसको नॉलेज थी, यहाँ लास्ट में थोड़ा सा हड़बड़ा गया होगा बच्चा या फिर कुछ भी नर्वस हो गया होगा, तो ये उसके माइंड में रहता है। वो भी साइकोलॉजी समझता है ना बच्चों की, एग्जामिनेशन में बच्चों पे कितना प्रेशर रहता है। ठीक है, और भी चेक करते हैं, अभी सोचता है। इसलिए स्टार्टिंग से जो भी आप करोगे क्वेश्चन, वो एकदम साफ सुथरे और अच्छे अच्छे करने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कुछ डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं तो फिर वो लास्ट में करने हैं, ताकि वो जो कंफ्यूजन रहे वो एग्जामिनर के दिमाग में लास्ट में आए, पहले अच्छे से नंबर सारे उसके हाथ से निकलते जाएं। ठीक है, तभी आपको अच्छे नंबर एग्जाम में मिलेंगे। ओके, चलो कोई डाउट, क्लियर सब? चलो कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ 8:30 PM पे। जितने क्वेश्चन आज किए हैं उसको अच्छे से करना, माय ब्लेसिंग्स है, विजयी भव, अच्छे से करो।